चलिए स्टार्ट करें। हाँ, हम बोले थे कि बंगाल का जो पहला नवाब बना था कौन था तुम्हारा? मुर्शीद कुली खान। मुर्शीद कुली खान 1717 में बना था तुम्हारा। मुर्शीद कुली खान के मरने के बाद जो बंगाल का दूसरा नवाब बना वो कौन बना? सुजाउद्दीन। सुजाउद्दीन के बाद सरफराज बनता है। सरफराज के बाद अलीवर्दी खां बनता है। अलीवर्दी खां के बाद सिराजुद्दौला बनता है। सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर बनता है। मीर जाफर के बाद मीर कासिम बनता है। और मीर कासिम के बाद फिर कौन बना? मीर जाफर बना। यही तक था तुम्हारा। पलासी का युद्ध 1757 में हुआ। और पलासी का युद्ध जो 1757 में हुआ सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में, जीत किसकी हुई थी? रॉबर्ट क्लाइव की। फिर तुम्हारा कहें कि एगो बक्सर का युद्ध हुआ था, और बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। और 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ था उसमें हिंदुस्तान के एक शासक थे या तीन शासक थे? तीन शासक थे तुम्हारा। एक तुम्हारा मीर कासिम, एक तुम्हारा सुजाउद्दौला, और एक तुम्हारा शाह आलम द्वितीय जो मुगल का शासक था तुम्हारा। बक्सर के युद्ध में जो अंग्रेजों के तरफ से लड़ा था उस व्यक्ति का नाम क्या था? हेक्टर मुंडो। क्या नाम था? हेक्टर मुंडो। और इस जीत में यानी इस लड़ाई में, बक्सर के युद्ध में जीत अंग्रेजों की होती है, यानी हेक्टर मुंडो की होती है। और उसके बाद एक संधि होता है, और वही संधि कौन सा संधि कहलाया था? इलाहाबाद की संधि। और इलाहाबाद की संधि कब हुई थी तुम्हारा? 1765 में। और 1765 में जो इलाहाबाद की संधि हुई उस संधि हेक्टर मुंडो के नेतृत्व में हुआ था या रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में? रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में हुआ था तुम्हारा। और इसी के बाद कहा जाता है कि इसी 1765 ईस्वी के बाद या इसी साल रॉबर्ट क्लाइव ने जब इलाहाबाद की संधि किया तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा ये तीनों क्षेत्र का दीवानी प्राप्त होता है। इसको दीवानी बोले तो पैसा वाला मामला हुआ था। एगो फौजदारी होता था, एगो दीवानी होता था। दीवानी बोले तो रेवेन्यू यानी राजस्व, और फौजदारी बोले तो लॉ एंड ऑर्डर। रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में ही बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत किया तुम्हारा, जिसमें तुम्हारा कहा जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर जो था यानी फौजदारी मामला जो था वो उस समय के तत्कालीन नवाब बंगाल के यानी मीर जाफर को दिया जाता है। और जो दीवानी मामला था, जो राजस्व वाला मामला था, वो अंग्रेजों ने अपने पास रखा। और यहां से द्वैध प्रणाली की शुरुआत होती है। अंग्रेज को यह बात पता था कि वो क्षेत्र उसके लिए नया था। अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ। वो क्षेत्र उसके लिए दो दो हो गया। और आप लोग को जितना नोट्स मिल रहा है उसको आप लोग क्या करिएगा? स्पाइरल करवा लीजिएगा, क्योंकि पेज दर पेज जो होता है ना वो कहीं गुम जाता है। तो उसको बेटर होगा कि 20-30 रुपया लगेगा। 20-30 रुपया है ना? है? तो 20-30 रुपया लगेगा, उसको स्पाइरल करवा लीजिएगा। तब नोट्स हम ही दे दे, बताओ।
चलिए आगे बढ़े। अंग्रेजों को हम ये बोल रहे थे कि अंग्रेजों को ये बात पता था कि पैसा तो वसूलना था उसको भारत से, और कहा जाता है कि 1764 के बाद कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, इवन बीपीएससी में क्वेश्चन आया है कि अंग्रेजों का जो निर्णायक आधिपत्य जमा भारत में वो किस युद्ध के बाद जरा। बक्सर का युद्ध। ऑप्शन में पलासियो दे देता है और बक्सरो दे देता है, तो ध्यान में रखिएगा। हम लोग अधिकतर क्या करते हैं, पलासी को मार के आ जाते हैं, जबकि निर्णायक आधिपत्य जो जमा भारत में अंग्रेजों का वो किस युद्ध के बाद जमा, बक्सर। क्योंकि बंगाल, उड़ीसा और बिहार ये तीनों क्षेत्र का जो राजस्व का पैसा यानी राजस्व वाला मामला जो अंग्रेजों के हाथ में आया वो इलाहाबाद के संधि के बाद आया। और इलाहाबाद का संधि क्यों हुआ था, बक्सर के युद्ध के कारण हुआ था, इसीलिए निर्णायक आधिपत्य बक्सर के युद्ध को माना जाता है, ना कि पलासी को माना जाता है। हाँ, शुरुआत यदि पूछेगा तब पलासी मारना है, ठीक है। अब अंग्रेजों को पैसा का मामला आ गया अपने हाथ में। अब अंग्रेज को इतना पता था कि भाई साहब ये क्षेत्र उसके लिए नया है, ये जो क्षेत्र था भारत का जो क्षेत्र है, और खास करके उत्तर भारत का क्षेत्र, यदि उत्तर भारत का क्षेत्र देखिएगा, उत्तर भारत का क्षेत्र देखोगे तो उत्तर भारत का क्षेत्र अंग्रेजों के लिए नया था, और पैसा भी उत्तर भारत में ही था, नॉर्थ इंडिया में ही था। अब मान लीजिए कि आपको मास्टर बना करके या पुलिस बना करके या कोनो चीज बना करके, अब मान लो कि आप लोगों को भेज दे कि तुम्हारा तमिलनाडु, फॉर एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, और तमिलनाडु में उस क्षेत्र में भेजा जाए जहां पे ना इंग्लिश बोला जाता है ना हिंदी बोला जाता है, प्योर तमिल बोला जाता है, और मान लीजिए कि वहां का शिक्षा व्यवस्था भी तमिल में ही चल रहा हो, आप वहां पे पढ़ा पाइएगा, नहीं पढ़ा पाइएगा। अब वो बोलेगा इल्ले, तुम समझेगा पिल्ले, मतलब समझ ही नहीं आएगा कि कहना क्या चाह रहा है तुम्हारा। अब सिंपल सी बात है, वही चीज अंग्रेजों के साथ हो रहा था। अब अंग्रेज तो भारत के थे नहीं, ये लोग तो इंग्लैंड से, तुम्हारा कहां से, इंग्लैंड से तुम्हारा आया, काहे हो रहा है हो, इंग्लैंड से आया तुम्हारा कहां, इंडिया, और इंग्लैंड से इंडिया आया तो उसको क्या पता, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। भाई साहब उसको तो पैसा वसूलना था किसी तरह, इसलिए रॉबर्ट क्लाइव बड़ा तेज था। और रॉबर्ट क्लाइव के बारे में यदि उसका जीवनी पढ़िएगा रॉबर्ट क्लाइव का, तो रॉबर्ट क्लाइव के बारे में कहा जाता है कि एक नंबर का घुसखोर भी था। वो बोरा में भर भर के पैसा तुम्हारा ले जाता था इंग्लैंड, अपना तो जो करता था करता था भारत में, यहां से पैसों लेकर के जाता था इंग्लैंड, ताकि उसका 10 पुश्त तक खाते रहे, पैसा समाप्त ना हो। रॉबर्ट क्लाइव को पता था कि हम भारत में टैक्स बढ़िया से वसूल नहीं पाएंगे, क्योंकि मेरे लिए यह अननोन जगह है, और अननोन जगह है, तुम्हारा कमजोरी तुमसे बेटर कोई पड़ोसी तुम्हारा थोड़ी जान सकता है, हमारा कमजोरी क्या है वो हम ही जान सकते हैं। तो भारतीयों को किस चीज से खुशी मिलता है, किस चीज से गम मिलता है, ये तो चीज एक भारतीय को ही पता रहेगा। इसीलिए पैसा वसूलने के लिए बड़ा दिमाग गेम गेम खेला, पैसा वसूलने के लिए भारतीयों को रखा, पैसा वसूलने के लिए जो भारतीयों को रखा, ये क्या हो गया, पैसा वसूलने के लिए जो भारतीयों को रखा, उसमें ध्यान से समझिएगा। बंगाल के लिए जो चुना गया वो मोहम्मद रजा खान को चुना गया, किसको चुना गया, मोहम्मद रजा खान को। और जो बिहार क्षेत्र के लिए चुना गया वो राजा सिताब राय को, किसको चुना गया था, राजा से। इस दोनों पॉइंट को हाईलाइट करो, क्वेश्चन कई बार आया है। पीडीएफ न है, पीडीएफ जारी हुआ ना हो कल, पीडीएफ जारी नहीं हुआ है।
जल्दी डालो। अभी तुरंत। चलिए, तो पैसा वसूलने के लिए बंगाल में किसे नियुक्त किया गया था? मोहम्मद रजा खान को। और बिहार के लिए किसको किया गया था? सीतावरय। किसको किया गया था? सीतावरय। समझ आ रहा है हमारी बात तुम्हारा? अब आगे देखिए, अब थोड़ा सा शाह आलम द्वितीय को समझ लीजिए। शाह आलम द्वितीय को ही क्या कहा जाता है? अली गौहर। क्या कहा जाता है? अली गौहर। दो वो व्यक्ति था, एक का नाम था नादिर शाह और एक का नाम था अहमद शाह अब्दाली। दोनों के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। नादिर शाह अहमद शाह अब्दाली से पहले का था और अहमद शाह अब्दाली के बारे में कहा जाता है कि नादिर शाह का चेला हुआ करता था। सबसे ज्यादा दिल्ली को किसी ने लूटा तो नादिर शाह ने लूटा। 1739-40 जो हुआ था बड़ा खतरनाक हुआ था और कहा जाता है कि उस समय यही व्यक्ति तुम्हारा था, शाह आलम द्वितीय था। हर पे टकरा मारबो किया था तुम्हारा, कहता नहीं कि घर में घुस के तुम्हारा लूटना, वही लूटा था नादिर शाह। उसके बाद इस व्यक्ति को बड़ा डर लगता था, शाह आलम द्वितीय को बड़ा डर लगता था। कोई कह दे नादिर शाह तो 500 मीटर भाग जाता था बिना आए हुए। तो बड़ा इसको भगोरा भी कहा गया कि भाई साहब ये दूसरा विजय माल्या था। ये जो नादिर शाह है इसी को, या सॉरी शाह आलम द्वितीय है, इसी को अली गौहर भी कहा जाता है। कहा जाता है कि 1760 ईस्वी में पटना में घेरा डाला था। उस समय पटना को जो देख रहा था वो कैप्टन नॉक्स नाम का एक व्यक्ति देख रहा था तुम्हारा, जो पटना को देख रहा था। और कहा जाता है कि कैप्टन नॉक्स के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने उसे मार भगाया। शाह आलम द्वितीय भागा था तुम्हारा। यही सब बाद में जाकर के बक्सर का युद्ध होता है तुम्हारा। तो आपसे पूछेगा कि पटना पे जो घेरा डाला गया था मुगलों के शासक शाह आलम द्वितीय के द्वारा, वो किस साल डाला गया था? 1760 में। उस समय पटना में ब्रिटिश अधिकारी का नाम क्या था? कैप्टन नॉक्स। क्या नाम था तुम्हारा? कैप्टन नॉक्स। इसको मारो, कैप्टन नॉक्स को हाईलाइट मार लीजिएगा। जिस समय शाह आलम द्वितीय ने बिहार वाले क्षेत्र पर हमला किया था उस समय तुम्हारा ब्रिटिश सेना जो था उसका नाम था कैप्टन नॉक्स। और कहा जाता है कि अली गौहर यानी शाह आलम द्वितीय को बिहार के क्षेत्र से मार के भगाया तुम्हारा। मारा तो नहीं गया था लेकिन मार के भगाया। फिर कहा जाता है कि अली गौहर का बिहार अभियान 1759 ईस्वी में समाप्त हो गया था तुम्हारा। हालांकि 1760 में तो सब कुछ हो ही गया था तुम्हारा, इसको मार उड़ के तुम्हारा तो किया ही गया था। लेकिन कहा जाता है कि उससे पहले ही तुम्हारा जो शाह आलम द्वितीय था, जो अली गौहर था, वो तुम्हारा बिहार वाले क्षेत्र पर अटैक किया था। बिहार वाले क्षेत्र को अपने अंतर्गत करना चाहता था और अंतोगतवा 1760 में जो है इसको हराया जाता है अली गौहर को। जब आगे देखिएगा तो कहा जाता है कि मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के बाद अली गौहर ने दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार के लिए अंग्रेजों का सहयोग लिया। अंग्रेजों का सहयोग लिया क्योंकि औरंगजेब के मरने के बाद और जब फारूक सैयद रूलर बना था, तो फारूक सैयद शासक बना था 1713 ईस्वी में। और जब फारूक सैयद 1713 ईस्वी में बना था तो उस समय कहा जाता है कि दो भाई हुआ करता था मुगल दरबार में, और दोनों भाई के बारे में कहा जाता है कि उसको किंग मेकर कहा जाता था और शॉर्ट कोट में उसको सैयद बंधु कहते थे, सैयद ब्रदर्स कहते थे। और सैयद बंधु के बारे में कहा जाता है कि जिसके सर पे हाथ रख देता था वही राजा बनता था। लेकिन बाद में सैयद बंधु भी मारा गया था तुम्हारा। सैयद बंधु के बाद कहा जाता है कि तुर्क मुसलमानों का मुगल पे थोड़ा और हावी होते गया और मुगल जो शासक होते थे वो धीरे धीरे कमजोर होते गया। अब मुगल दरबार में जो मुस्लिम मौलवी लोग हुआ करता था, जो तुर्क मुसलमान हुआ करता था, उन लोग का शासन एक अच्छा खासा पीक पे पहुंचा था। तो कहा जाता है कि जिस समय तुम्हारा ये आलमगीर या सॉरी क्या बोलते हैं शाह आलम द्वितीय तुम्हारा रूलर बनने वाला था, उस समय कहा जाता है कि इसको अंग्रेजों से सहयोग लेना पड़ा था भाई साहब, क्योंकि तुर्क मुसलमान जो उसके कोर्ट में रहा करते थे वो नहीं चाहते थे कि ये रूलर बने, इसके चलते इसको सहयोग लेना पड़ा था रूलर बनने के लिए। आगे देखोगे
तो पटना में अंग्रेजों की फैक्ट्री में अली गौहर का राज्याभिषेक हुआ तुम्हारा, कहा जाता है। इस पॉइंट को भी हाईलाइट करो, इसका पटना में तुम्हारा राज्याभिषेक हुआ था। अली गौहर का राज्याभिषेक बिहार के पटना में, वो भी अंग्रेजों के फैक्ट्री में। मार लिए? क्लियर? ये सब चीज हम समझा ही चुके हैं आप लोगों को कि मीर कासिम कैसे बना, नहीं बना। उसके बाद ये भी हम समझा चुके हैं तुम्हारा कि 1764 में कौन सा युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध। और भाई साहब अंग्रेज की तरफ से कौन था, हेक्टर मुंडो। और भाई साहब जीत किसकी हुई थी, हेक्टर मुंडो की। और ये तीनों शासकों की संयुक्त सेना क्या हुआ था, हार हुआ था, यानी तुम्हारा पराजित हुआ था तुम्हारा। और इसी के बाद में इलाहाबाद की संधि हुई थी। और ये यहाँ पे वही चीज, एक चीज यहाँ पे लिख लो, एक चीज यहाँ पे लिख लो, बंगाल में ऐसे कर लिखना, लिखो बंगाल में द्वैध शासन, बंगाल में द्वैध शासन की प्रणाली, बंगाल में द्वैध शासन की प्रणाली 1765 में 1765 में 1765 में 1765 में रॉबर्ट क्लाइव द्वारा, रॉबर्ट क्लाइव द्वारा, रॉबर्ट क्लाइव द्वारा प्रारंभ किया गया था, प्रारंभ किया गया था। बंगाल में द्वैध शासन की प्रणाली 1765 में रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा प्रारंभ किया गया था। में लिखिएगा परंतु 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 1772 में 1772 में 1772 में वारेन हेस्टिंग के द्वारा, वारेन हेस्टिंग के द्वारा, परंतु 1772 में वारेन हेस्टिंग के द्वारा, वारेन हेस्टिंग के द्वारा, परंतु 1772 में वारेन हेस्टिंग के द्वारा द्वैध शासन प्रणाली को, द्वैध शासन प्रणाली को, द्वैध शासन प्रणाली को, द्वैध शासन प्रणाली को, द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। एक पॉइंट और लिखिएगा, द्वैध शासन प्रणाली का जनक, द्वैध शासन प्रणाली का जनक, द्वैध शासन प्रणाली का जनक, द्वैध शासन प्रणाली का जनक सर लियोनील कार्टिस को कहा जाता है। सर लियोनील कार्टिस को कहा जाता है। द्वैध प्रणाली का जनक सर लियोनील कार्टिस को कहा जाता है। 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 बोलेगा बंगाल में द्वैध प्रणाली किसने प्रारंभ किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने। कब किया था, 1765। कब किया था, 1765। अंत किसने किया, वारेन हेस्टिंग। अंत किसने किया, वारेन है। कब किया, 1772। 1772 1772। लेकिन द्वैध प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है, लियोनील कार्टिस। या उतना लंबा चौड़ा नहीं रखना है तो क्या नाम रखना है, कार्टिस। किसको कहा जाता है, कार्टिस। किसको कहा जाता है, कार्टिस। ये फ्रांस का रहने वाला था। कहां का रहने वाला था, फ्रांस का रहने वाला था।
ये फ्रांस का रहने वाला था। ठीक है, दिक्कत नहीं, ध्यान से समझिएगा। कहा जाता है कि जिस समय स्टार्ट हुआ था, इस समय बिहार का प्रशासन मिर्जा मोहम्मद काजिम खां यानी मिर्जाफर का एक भाई हुआ करता था, जिसका नाम था मिर्जा मोहम्मद काजिम खां के पास था, तथा उसकी सहायता के लिए एक उप सूबेदार नियुक्त किया गया था, जिसका नाम क्या था? धीरज नारायण। क्या नाम था तुम्हारा? धीरज नारायण। जो किसका भाई था? राजा राम नारायण। याद आ रहा है? राजा राम नारायण। राजा राम नारायण का भाई का नाम क्या था तुम्हारा? धीरज नारायण। तो जिस समय तुम्हारा द्वैत शासन प्रणाली शुरुआत हुई बंगाल और बिहार वाले क्षेत्र में, उस समय बिहार का प्रशासन किसके हाथों में था? मिर्जा मोहम्मद काजिम खां। किसका भाई था तुम्हारा? मीर जाफर। और उसको हेल्प करने के लिए एक उप सूबेदार था ना, और उप सूबेदार का नाम क्या था? धीरज नारायण। क्या नाम था तुम्हारा? धीरज नारायण। अच्छा, पैसा वसूलने के लिए बिहार किसको भेजा गया था? राजा सिताब राय। किसको किया भेजा गया था? सिताब राय। किसको भेजा गया था? सिताब राय। किसको भेजा गया था? सिताब। बंगाल के लिए कोई और था ना, क्या नाम था? राजा खां। क्या नाम था? राजा खां। बिहार के लिए किसको भेजा गया? सिताब राय। और जिस समय द्वैत प्रणाली शुरुआत हुई, इस समय बिहार का शासन किसके हाथों में? मिर्जा मोहम्मद काजिम खां। मिर्जा मोहम्मद काजिम। किसका भाई? मीर जाफर का। किसका भाई? मीर जाफर। उस समय उप सूबेदार कौन था? धीरज नारायण। कौन था तुम्हारा? धीरज नारायण। बंगाल में द्वैत प्रणाली का जनक किसको कहिएगा? बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव। किसको कहिएगा? रॉबर्ट क्लाइव। कब हुआ? 1765। कब हुआ? 1765। वैसे यदि आपसे द्वैत प्रणाली का जनक पूछेगा तो कार्टिस। क्या बोलिएगा? कार्टिस। कहां का रहने वाला? फ्रांस का। कहां का रहने वाला है? फ्रांस का। बोलेगा कि द्वैत प्रणाली बंगाल में अंत किसने किया? वारेन हेस्टिंग। किसने किया? वारेन। हम किए, तुम किया, के किया? वारेन। कब किया? 1772। 1772 शाह आलम द्वितीय का राज्याभिषेक कहां हुआ था? पटना में न हो? कब हुआ था? अरे अंतिम अभियान ना 1507 था, 59 में था, और 60 में तुम्हारा हराया गया। और 60 में जो हराया गया उस समय अंग्रेज अधिकारी कौन था? अरे बाप, कैप्टन नॉक्स न था हो? ऐसे करोगे जी? मतलब कुछ भी है। अरे हम क्या बोले? क्लाइव ने जिस समय किया था उस समय वो था। क्लाइव ने सितंबर 1765 ईस्वी में, कहा जाता है, काजिम खां को पद से हटा करके उसके स्थान पर जो उप सूबेदार था ना, जिसका नाम क्या था? धीरज नारायण। क्या नाम था? धीरज नारायण। इसको सूबेदार बना दिया जाता है। तो 1765 में बिहार का सूबेदार रॉबर्ट क्लाइव ने किसको बनाया था? तो क्या बोलिएगा? धीरज नारायण। किसको हटा करके? काजिम खां ना। और ये काजिम खां किसका भाई था? मीर जाफर का। किसका भाई था? मीर जाफर। इस पॉइंट को हाईलाइट करो, इस पॉइंट को हाईलाइट करिए कि रॉबर्ट क्लाइव ने काजिम खां को हटा करके बिहार का सूबेदार किसे नियुक्त किया था? धीरज नारायण को। क्लियर है तुम्हारा? कोई दिक्कत नहीं? ये तो बताइए दिए कि पैसा वसूलने के लिए किसको भेजा गया था? सिताब राय। किसको भेजा गया था? सिताब राय। क्लियर? अब ध्यान से समझिएगा। कहता है कि पटना में स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री के मुख्य अधिकारी मिडल्टन को राजा धीरज नारायण और राजा सिताब राय के साथ एक प्रशासन मंडली का सदस्य बनाया गया। और जो नियुक्ति हुई थी तुम्हारा, कब हुई थी तुम्हारा? 1766 में। बिहार का शासन बढ़िया से चले, बिहार से पैसा बढ़िया से आए, इसके लिए अंग्रेजों ने एक समिति बनाई थी। उस समिति में कहा जाता है कि भाई साहब उस समय का सूबेदार और जो पैसा वसूला जा रहा था उसको रखा गया। सूबेदार किसको बनाया गया था तुम्हारा? राजा धीरज नारायण को। और पैसा वसूलने के लिए किसको भेजा गया था? राजा सिताब राय को। और उसमें एक अंग्रेज अधिकारी को भी रखा गया, और उस अंग्रेजी अधिकारी का नाम क्या था? मिडल्टन। क्या नाम था तुम्हारा? मिडल्टन। क्या नाम था तुम्हारा? मिडल्टन। और ये बनाया कब गया था? 1766। कब बनाया गया था? 1766। क्लियर है तुम्हारा? आगे जब देखिएगा, कह रहा है कि धीरज नारायण को 1767 में हटा दिया जाता है और सिताब राय को कंपनी द्वारा नायब दीवान बनाया गया। टॉमस रमवोल्ड
को पटना फैक्ट्री का मुख्य अधिकारी नियुक्त किया गया था 1767 में। देखो 1700 या से पहले पटना जो मेन व्यापारिक केंद्र था वो सोरा के लिए जाना जाता था। सोरा समझते, सोरा, सोरा के लिए जाना जाता था। पटना और किसी चीज के लिए नहीं जाना जाता था। पटना मध्यकाल में और आधुनिक काल में दो ही चीज के लिए फेमस हुआ। एक वो पटना कलम के लिए फेमस हुआ। पटना कलम एक चित्रकला शैली थी जो कहा जाता है कि मुगलों के दरबार में स्टार्ट हुआ और उसका अंत इसी क्षेत्र में हुआ, मतलब पटना में ही हुआ। इसीलिए इस शैली का नाम ही रख दिया गया पटना कलम शैली। जैसे मधुबनी चित्रकला है ना, मंजूषा शैली है जो तुम्हारा भागलपुर क्षेत्र में पड़ता है तुम्हारा, सेम वैसे ही तुम्हारा मगध के क्षेत्र में, तुम्हारा अंग के क्षेत्र में तुम्हारा कौन सा, तो अंगिका शैली यानी मंजूषा शैली। विदेह के क्षेत्र में यानी मिथिला के क्षेत्र में मधुबनी शैली, और मगध के क्षेत्र में जो सबसे ज्यादा शैली फैला वो पटना कलम शैली फैला तुम्हारा। कहा जाता है कि पटना एक सोरा के लिए जाना जा रहा था और एक पटना कलम शैली के लिए जाना जा रहा था। यूरोपियन कंपनी जितने भी आए, चाहे पुर्तगाल आए, चाहे डच आए, चाहे अंग्रेज आए, चाहे कोई भी आया, सारे का पटना में व्यापारिक कोठी बनाने का एक ही एम होता था और वो था सोरा। और बाद में कहा जाता है कि अंग्रेजों के लिए एक चीज और पड़ा, वो था तुम्हारा एक नील की खेती था जो बिहार का क्षेत्र पड़ा, और एक अफीम की खेती करवाई जाती थी। अफीम जो है, अफीम कहा जाता है कि भारत में उस समय बड़ी ज्यादा उपजाया जाता था। अफीम एक नशीली पदार्थ है और अफीम को बिहार के भागलपुर वाले क्षेत्र में, सारण वाले क्षेत्र में, सिवान वाले क्षेत्र में, थोड़ा बहुत पटना वाले क्षेत्र में अफीम की खेती करवाई जाती थी। और उस अफीम को तुम्हारा चाइना भेजा जाता था, चाइना व्यापार करने के लिए भेजा जाता था, जिसके चलते कहा जाता है कि चीन के बच्चा बच्चा को अफीम का आदत हो चुका था, जिसके चलते चीनी सरकार ने अंग्रेजों को मना किया। और तब भी जब अंग्रेज सरकार नहीं माना तो दोनों के बीच में युद्ध भी हुआ था, चीनियों और अंग्रेजी सेना के बीच में। मेन कारण था अफीम। इसी को हम लोग इतिहास में आंग्ल अफीम युद्ध के नाम से जानते हैं तुम्हारा। आप लोग पढ़े भी होंगे, विश्व इतिहास में भी पढ़े होंगे तुम्हारा। ये सीन था थोड़ा बहुत यहां, लेकिन पटना जो मेन केंद्र था वो सोरा का था। सोरा समझ रहे, बारूद वाला जो होता है ना सोरा, उसके लिए जाना जाता था तुम्हारा। सबसे पहला कंपनी जो डचों का खुला था वो 1632 ईस्वी में खुला था तुम्हारा। जो पटना कॉलेज है तुम्हारा, पटना कॉलेज के पास जो है तुम्हारा डचों का पहला कंपनी खुला था पटना में 1632 ईस्वी में। अंग्रेजों का भी ऐसा हुआ। तो कहा जाता है कि धीरज नारायण को 1767 में हटाया गया और जो दीवानी मामला जो है, नायाब दीवान जो बनाया गया वो राजा सीताब राय को बनाया गया। इसके बारे में कहा जाता है बड़ी चतुर चालाक इंसान था, धीरे 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 अपना पावर जो है बढ़ाते गया। नहीं देखा, अभी इसको बनाया गया था बस पैसा वसूलने के लिए, और धीरे सबसे हायर पोस्ट पे ये व्यक्ति आ गया। और उस समय कहा जाता है कि थॉमस रम्बोल्ड को पटना फैक्ट्री का मुख्य अधिकारी बनाया था, क्योंकि उस समय कहा जाता है कि सोरा की मांग बहुत ज्यादा होने लगी थी, इसीलिए एक स्ट्रिक्ट अधिकारी की जरूरत थी पटना वाले क्षेत्र में। तो अंग्रेजों ने टॉमस रम्बोल्ड को जो है पटना फैक्ट्री का क्या बनाया गया था, मुख्य अधिकारी बनाया था। इस पॉइंट को हाईलाइट कर लीजिए, टॉमस रम्बोल्ड। कर लिए? कितने तक था हो? इतने तक था? पहला वाला पीडीएफ समाप्त और नहीं है इसमें? कितना समय हुआ? 4 4 एक हुआ है। चलिए, यही मिला है ना? चलो, अब मुगलों से संबंधित जो बातें थी
जो कह सकते हो कि मध्यकाल से आधुनिक काल में जब एंट्री हुआ, उस समय बिहार का हाल कैसा था वो हम समझा दिए। अब थोड़ा सा यूरोपियन कंपनी के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। बिहार में उसका आगमन कैसे हुआ, बिहार के किस किस क्षेत्र में वो लोग रहे, कहां से कौन सा व्यापार हुआ, उसके बारे में थोड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं। हालांकि इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा बहुत आ भी जाता है। तो बिहार में यूरोपीय व्यापारियों का जो आगमन हुआ, बिहार आने वाला जो सबसे पहला था वो था तुम्हारा पुर्तगाली। कौन था तुम्हारा? पुर्तगाल। बिहार आने वाला सबसे पहला पुर्तगाल था तुम्हारा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। लेकिन आपसे ये पूछेगा कि पुर्तगाल तो आया, लेकिन सबसे ज्यादा यदि पहले आधिपत्य किसी ने जताया तो वो आधिपत्य जताने वाला तुम्हारा डच था। सबसे ज्यादा बिहार के क्षेत्र में जो अपना एक परचम लहराए है वो डच था, लेकिन बाद में कहा जाता है कि डचों को हराया गया था। और बेदरा का युद्ध याद आ रहा है? बेदरा का युद्ध कब हुआ था? 1759। और 1759 बेदरा का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? अंग्रेज और डचों के बीच में हुआ था, जिसमें अंग्रेज की जीत हुई थी और डचों की हार हुई थी। वहां से कहा जाता है कि 1759 के बाद जब डच भारत छोड़ के गया तो बिहार के पटना क्षेत्र से भी डचों का आधिपत्य समाप्त हो गया। जब आगे देखो तो कहा जाता है कि सर्वप्रथम 17वीं शताब्दी में बिहार में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन प्रारंभ होता है। सबसे पहले जो आया था वो तुम्हारा कौन आया था? तुम्हारा पुर्तगाल आया था। भारत आने वाले भी पहले कौन थे? तुम्हारा पुर्तगाली थे तुम्हारा। और अभी हम तुरंत चर्चा की कि मेन जो बिहार में जो मेन व्यापार था तुम्हारा, किस चीज का व्यापार था? बिहार में जो मेन व्यापार था तुम्हारा, किस चीज का व्यापार था? सोरा का व्यापार था तुम्हारा। सोरा के व्यापार के लिए खास करके बिहार का जो पटना क्षेत्र है वो फेमस था तुम्हारा। और कहा जाता है कि सोरा पर जो सबसे ज्यादा प्रभुत्व रहा वो किसका रहा? तुम्हारा डचों का रहा, यानी डचों के व्यापारियों का रहा तुम्हारा प्रभुत्व रहा यहाँ पे। और यही कारण है कि 1632 में पहला फैक्ट्री डचों ने खोला था तुम्हारा पटना में। आगे जब देखिएगा कहा जाता है कि बिहार में सबसे पहले पुर्तगाली आए। इस पॉइंट को हाईलाइट करो, क्वेश्चन आएगा कि बिहार में सबसे पहले कौन सा यूरोपियन कंपनी आया था? तो पुर्तगाली आया था। पुर्तगाली हुगली के जलमार्ग से पटना आए। पुर्तगाल अपने साथ साथ मसाला, चीनी मिट्टी के बर्तन इत्यादि लेकर आते थे और पटना से सूती वस्त्र लेकर के जाते थे। यानी जिस समय स्टार्टिंग में हुआ था तुम्हारा, तो उस समय कहा जाता है कि वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी। जब अर्थव्यवस्था पढ़िएगा तो अर्थव्यवस्था में एक होता है मुद्रा विनिमय प्रणाली और एक होता है वस्तु विनिमय प्रणाली। गांव देहात सब में देखता होगा कि चाची या मम्मी सबको देखते होंगे कि एक गिलास चावल दिया तो एक गिलास आटा ले लेती थी, नहीं ले लेती थी? नमक दिया तो भाई मसाला लेके आ जाती थी। ये चलता था पहले। इसको कहा जाता है वस्तु विनिमय प्रणाली। मतलब हम तुमको रेड पेन दिए तो तुम हमको ब्लू पेन दो, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ वस्तु विनिमय प्रणाली चल रही है। उस समय भारत में भी और विश्व में हर एक जगह वस्तु विनिमय प्रणाली ही चलती थी, वस्तु के बदले वस्तु। या आप ये भी देखे होंगे, हम लोग का जो बचपन बीता है तो गांव सब में आइसक्रीम वाला सब आता था ना। हो आइसक्रीम वाला मतलब वो आइसक्रीम वाला ने, हम लोग बर्फ कहते थे उसको, नहीं कहते थे? बर्फ कहते थे उसको। अब बर्फ देखता था कि भाई साहब जैसे डुगडुगी बजाता था वो लोग, नहीं डमरू, डमरू बजता था। अब करते क्या था वो तो छोड़ो, इसी में ले लेते थे तुम्हारा गेहूं या चावल नहीं ले लेते थे और दौड़ जाते थे। और भाई साहब पता नहीं चलता था कि कितना गेहूं है, कितना चावल है, क्या है नहीं पता, बस थोड़ा सा लगना चाहिए। और जितना ज्यादा आप में भरा हुआ उतना महंगा वाला बर्फ मिलता था। मेनली होता था 5 रुपए वाला, और जो तुम्हारा उसमें नट उट भी रहता था। सबसे घटिया रहता था वो रेड वाला, ना वो रेड वाला जो आता था तुम्हारा। यहाँ जो आपको वस्तु मिल रहा था वो वस्तु आपको पैसा पे मिला या वस्तु के बदले वस्तु दिए?
वस्तु के बदले वस्तु दिए तुम्हारा, तो ऐसी प्रणाली को कौन सा प्रणाली कहा जाता है? वस्तु विनिमय प्रणाली। लेकिन अभी जाओ तो गेहूं लेकर के लेगा हो गेहूं, अब नहीं लेता है गेहूं तेहूं। पहले गेहूं तो छोड़ो यार, पहले गांव देहात में हम देखते थे महिला लोग का जो बाल होता है वो सोमपापड़ी आता था ना हो, हाँ वो बाल लेके दौड़ता था बच्चा। अब बताओ उस बाल से इतना सोमपापड़ी मिलता था उसको। ये आपका हो गया वस्तु विनिमय प्रणाली। अभी आप बाल लेके दौड़िए, ये कुछ हो लेके दौड़िए, उल्टा थाप मारेगा, भागो यहां से। अब हो गया मुद्रा विनिमय प्रणाली। अब अभियो मिलता है भाई, पता नहीं, अब तो हम गांव छोड़ दिए हैं, बहुत दिन नहीं जाते। अभियो गेहूं चावल लेके जाता देता है? अच्छा बाल से देता। बाल तो तुम्हारा वो आर्टिफिशियल हेयर के बनाने के लिए यूज करता है वो लोग, लेकिन गेहूं चावल पे अब नहीं देता होगा। अभियो देता है? पता नहीं, अब देता होगा। तो कौन सा हम लोग 40 साल के हो गए, 10 साल पुराना तो बात है ये, तो देता होगा। लेकिन अधिकतर अब मुद्रा विनिमय प्रणाली चलता है, पैसा दीजिए तब आपको मिलेगा। इस समय वस्तु विनिमय प्रणाली चलता था। ये लोग कुछ सामान लेकर के आता था और सामान के बदले सामान लेके जाता था। मतलब ये लोग जो आता था मसाला लेकर के आता था, चीनी मिट्टी के बर्तन लेकर के आता था, और मसाला दिया, बर्तन दिया, और बदले में कोई क्या लेके चल जाता था? सूती वस्त्र। क्या लेके चल जाता था? सूती वस्त्र। तो भारत आने वाला पहला यूरोपियन कंपनी कौन था? कौन था? पुर्तगाली न हो, लेकिन बिहार में सबसे ज्यादा अपना प्रभुत्व किसने जमाया? डचों ने। किसने जमाया? डचों ने। बिहार सबसे ज्यादा किस व्यापार के लिए फेमस? सोरा। किसके लिए था? सोरा। किसके लिए था? सोरा। क्लियर है तुम्हारा? अब यहीं तक रहने दीजिए आज, इसके आगे ले चलेंगे हम कल, ठीक है? आपका मंगलवार को, ट्यूसडे को, जहां तक अभी हम लोग पढ़े हैं, ट्यूसडे को एक टेस्ट होगा। टेस्ट में सभी को रहना है। हम कुछ नहीं कहते हैं 5 नंबर लेके आओ या 50 नंबर लेके आओ, हम बस बता देंगे कि इसको इसको इतना नंबर आया है, हम चुपचाप चल जाएंगे, किसी को कुछ कहेंगे भी नहीं। तो इस डर से ये नहीं सोचना है कि मास्टर कुछ बोलेगा इसीलिए टेस्ट नहीं देना है। टेस्ट देना है सभी को, ठीक ना? ट्यूसडे को टेस्ट होगा, ध्यान में रखिएगा। अभी हम इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि कल फ्राइडे हो गया, सैटरडे हो गया, संडे हो गया, 2 दिन आपको लिए टाइम रहेगा बढ़िया से। और जो आप जितना आपको हम पढ़ाए हैं उसी के अंदर से लेंगे, ना एक क्वेश्चन उससे बाहर जाएगा ना एक्स्ट्रा रहेगा, उसी के अंदर से आएगा। ताकि टेस्ट हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम लोग आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, पीछे पीछे भूलते जा रहे हैं। तो टेस्ट एक बहुत अच्छा चीज होता है। तो ट्यूसडे को टेस्ट होगा, तो अब ये से उसका तैयारी में लग जाना, ठीक है? चलिए, ज्योग्राफी समाप्त नहीं हुआ, अब यो चल रहा है। कितना दिन चलेगा? 1 सप्ताह और। मतलब अब बचा क्या? अच्छा, एक तो बिहार स्पेशल, एक और रीजनिंग।